इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। सिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है अहमियत, इम्पोर्टेंस को ही सिग्निफिकेंस कहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस एचआर की क्या है। और एक लफ्ज यूज होता है पैरामाउंट। पैरामाउंट भी इम्पोर्टेंस के लिए यूज होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पैरामाउंट लफ्ज भी यूज होता है। तो सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस क्या हो सकती हैं, क्यों एचआरएम जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज हम ये देखेंगे, और एफपीएससी ने भी क्वेश्चन इसलिए ये पेपर में सिलेबस में इंक्लूड किया है कि एचआरएम क्यों जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम उन्होंने पेपर में दी है कि इसकी क्यों जरूरत है एचआरएम की। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा एफपीएससी का सिलेबस है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। स्कोप इंशाल्लाह कल वाले सेशन में पढ़ेंगे, सॉरी परसों वाले में। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस होती क्या है, इम्पोर्टेंस किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है। इसी तरह मीनिंग को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हमने देखा ना, फंक्शन का मतलब होता है उर्दू में काम, तो इम्पोर्टेंस का मतलब है अहमियत। तो क्या मतलब है अहमियत का, ज़रा बिल्कुल यहाँ पे आप सोचें कि बिल्कुल सॉफ्ट माइंड के साथ कि हमें किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस तब पता चलती है जब वो चीज़ हमारे पास ना हो। जब कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में ना हो तो हमें उसकी तब कदर या अहमियत या उसकी ज़रूरी होना, उसकी इम्पोर्टेंस हमें तब पता चलती है। वो किसी भी सेंस में हो सकता है, चाहे आप आपके पेरेंट्स हैं या आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, किसी पास कोई इक्विपमेंट है, कोई मोबाइल है, कोई कंप्यूटर है, या कोई भी चीज़, जैसे कोई चाहे जॉब है। अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो फिर उसे उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी अहमियत या ज़रूरत पता चलती है। अगर ये चीज़ होती तो इससे ये चीज़ें हो पाती, ये काम हो पाता। जैसे आपके पास इंस्पेक्टर की अगर जॉब हो तो आप सोचते हैं कि ज़िंदगी में हम ये चीज़ें कर पाते इस चीज़ के होने से। ठीक है, तो इस तरह कोई भी चीज़ जब किसी के पास नहीं होती तब उसे उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, और पेपर के पेज तक भी इसे ऐसे ही लेके जाना है, समझना है, हमें याद ना करना पड़े। यहाँ से हमने इम्पोर्टेंस का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। फिर मैं बता रहा हूँ कि जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो जहन में ये सोचें, तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। एग्जाम्पल जैसे कि आईटी। आजकल फॉर एग्जांपल ये सोचें कि हमारे पास आईटी ना होती, ये सारा इंटरनेट और आईटी का सिस्टम, ये सारी चीजें अगर ना होती, आज ही आईटी को निकाल दें हम, या ऑर्गेनाइजेशन से आईटी को निकाल दें, तो फिर आप सोचें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो चीजें आईटी देती है, सपोर्ट करती है कंप्यूटर की फॉर्म में, बाकी कितनी आप सोच सकते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे एफबीआर है, चाहे हेल्थ है, चाहे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बिजली का निज़ाम है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अगर सिर्फ कम आईटी को निकाल दें तो फिर सोचें कि उसमें प्रॉब्लम्स कितनी होंगी। और फिर हर प्रॉब्लम के अगेंस्ट जो है वो क्योंकि आईटी हर प्रॉब्लम को जो सॉल्व कर रही है, इट्स मीन वो हर एक वो पॉइंट जिसे वो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो अब सोचें, जरा जहन में सोचें कि अगर आईटी ना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर हमें उसकी इम्पोर्टेंस तब पता चले। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आईटी अगर ना हो, जरा सोचें, यहाँ पे जरा सोचें, फिर आगे मैं बढ़ूंगा क्या क्या चीजें अफेक्ट होंगी उससे। ठीक है, इसी तरह से अब एक और सब्जेक्ट पे, एक और चीज पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने आईटी को देख लिया कि अगर वो ना हो हमारी जिंदगियों में या ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें तब पता चलती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस, पैसा मैनेज कैसे होना है, रिकॉर्ड कैसे होना है, उसका हिसाब किताब कैसे लगाना है, इन्वेस्ट कहाँ पे होना है, जमा कहाँ पे होना है, यूज कैसे होना है, एलोकेट कैसे होना है। तो ये सारे का सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सर यूनुस साहब ने आपको ये चीज़ें सारी बताई होंगी, आपको बुक कीपिंग से लेकर हर चीज़ उन्होंने बताई होगी। आगे आप अकाउंट्स और ऑडिट भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें पता चलता है कि पैसे और उसका हिसाब किताब पूरा का पूरा मैनेज कैसे होना है ऑर्गेनाइजेशन में।
अब जरा सोचें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठा के हम साइड पे फेंक दें, ये ऑर्गेनाइजेशन में हो ही ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पैसों को मैनेज करने का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, तो सोचिए हमें कितना सफर करना पड़ेगा। जैसे आईटी अगर ना हो तो हमें कितना सफर करना पड़ेगा वो आप खुद सोचें, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम सोचें हमें कितना सफर करना पड़ेगा। हमारे अकाउंट्स कैसे बनेंगे, खाते कैसे बनेंगे, हम अकाउंट्स को एनालाइज कैसे करेंगे कि प्रॉफिट में हमारी कंपनी रही है या नहीं, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होगी कि अकाउंट्स नहीं बनेंगे, पता ही नहीं चलेगा किस बंदे ने पेमेंट दी है किसने नहीं दी। फिर जिसने पेमेंट दी, इस महीने बाद जो हमारी टोटल पेमेंट हुई है, हमने खर्चे कितने किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी पेमेंट जो है वो पेंडिंग कितनी है हमें कोई पता नहीं, जब हिसाब ही नहीं होगा। ठीक है, और जब हम हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है, ठीक है, हमारा पैसा कितना है जमा हुआ है, उधार कितना है, ये सारी चीजें, तो इतनी सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट ही ना होता, या ये तरीका या फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सिस्टम ही ना होता इस सब्जेक्ट की फॉर्म में जो हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो पाती है। तो फिर सोचें कैसे चलती है ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हमें पता ना होता। आप देखें कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, जैसे मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड की लाहौर में इतनी ब्रांचें हैं, हर जगह पे हैं। तो उन उन्हें उन्हें आज तक 1 रुपए का मसला नहीं आया कि 1 रुपए की उनकी ऊपर नीचे हो पैसा, क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है। लेकिन एक एक जो सेठ है जिसका होटल चल पड़ता है या कोई काम चल पड़ता है, तो गल्ले पे वो बैठा हुआ है नवाब बन के, क्योंकि वो बैठे हुए हैं जनाब, और वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी जो इतने मुल्कों में, उन्हें भरोसा है, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सिस्टम अडॉप्ट किया, एक वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा निजाम है। ठीक है, लेकिन एक जो छोटा सा स्टेट है जिसकी एक ही दुकान है पाकिस्तान में, वो डरा बैठा है, क्योंकि उसके पास सिस्टम या प्रोसेस नहीं है, वो जो सेठ है। तो इसी तरह जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, वो तो क्रैश कर जाए। ठीक है, इसी तरह यानी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें कितना सपोर्ट करता है और कितने एस्पेक्ट में सपोर्ट करता है, ये आपको पता है। और अगर ये ना हो तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, ये भी आपको पता है, क्योंकि आपने अभी सारी यूनिट से पढ़ा है। तो इसी तरह आईटी भी अगर ना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पता है। तो अब आ जाते हैं ह्यूमन, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो क्या प्रॉब्लम हमें अराइज हो सकती है, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब ये चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप सोचें कि अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ना हो, क्योंकि ये सिस्टम तो इसने बताया है ना सारे, कि हमने रिक्रूटमेंट ऐसे करनी है, सिलेक्शन ऐसे करनी है, ट्रेनिंग ऐसे करनी है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया ऐसे बनेगा, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस ऐसे किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तो एचआर बता रही हैं, एचआर का एरिया है। अगर एचआर ही ना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर एचआर हो ही ना, तो फिर क्या नहीं होएगा, तो फिर तो प्लानिंग ही नहीं हो पाएगी प्रॉपर, फिर तो रिक्रूटमेंट ही नहीं हो पाएगी। मतलब रिक्रूटमेंट का पूरा ना प्रोसीजर होगा ना तरीकाकार होगा, सेट का जैसे दिल करेगा वो कभी किसको रख लेगा कभी किसको रख लेगा, मतलब उसका कोई क्राइटेरिया ही नहीं होगा, कोई एप्लीकेशन का तरीका ही नहीं होगा। फिर सिलेक्शन कैसे करेंगे, एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हायरिंग का कोई प्रोसीजर, सिस्टम, मेथड, वे ही नहीं होगा हमारे पास, जब एचआर नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में। और ट्रेनिंग जो है वो कौन देगा, कैसे देगा। तो कोई जैसे फैक्ट्रियां होती हैं, ये छोटी मोटी जो फैक्ट्रियां होती हैं काटन की, दूसरी, वहां कुछ होता ट्रेनिंग का अमल, कुछ भी नहीं होता। मजदूर आके काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ एचआर ही नहीं है। वहाँ कोई हायरिंग का ऐसे सिस्टम होता है, वहाँ एचआर है ही नहीं। वहाँ कोई मजदूरों की इमोशंस का ख्याल रखा जाता है, वहाँ इम्प्लाई रिलेशन ही नहीं है। तो सोचें अगर ये चीजें नहीं होंगी, तो फिर हमें, अगर अगर एचआर किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, तो फिर हमें इंपॉर्टेंस एचआर की पता चलेगी, हाँ ये इंपॉर्टेंस है। और जब कोई प्रॉब्लम अराइज होगी जिसे एचआर ऑलरेडी सॉल्व कर रही है, तो इट्स मीन हमें तब इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि अच्छा, अगर एचआर होती तो हमें ये प्रॉब्लम ना होती, हमारी ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाती अगर एचआर होती। तो अब आपने जहन में जो है वो इस तरह आपने अब इम्पोर्टेंस कैसे बनानी है पेपर के हवाले से या याद रखने के हवाले से, तो ये एक तरीकाकार है, एक फ्रेमवर्क है, यानी एक मेथड है जिस तरह आप बना सकते हैं। आपने जो एचआर में चीजें पढ़ी हैं, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी हैं, सोचें अगर वो चीजें ऑर्गेनाइजेशन में ना हो, तो एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, तो एक प्रॉब्लम बनती है, इस प्रॉब्लम को आपने जहन में रखना है।
तो एक तरफ आप प्रॉब्लम लिख लें, चाहे अभी लिख लें अपने रजिस्टर पे या बाद में लिख लीजिएगा, और दूसरी तरफ फिर लिख लें इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे विदाउट एचआरएम, अगर एचआरएम ना हो तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है। और अगर एचआरएम है तो वो उसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जैसे हमने सबसे पहले रिक्रूटमेंट पढ़ा था, ठीक है। रिक्रूटमेंट, इसमें हम देखते हैं कि मैन पावर की कितनी ज़रूरत है, कितनी मैन पावर कब चाहिए, कितने टाइम बाद हमें मैन पावर चाहिए होगी, फिर हम मैन पावर की उसका हायरिंग का अमल स्टार्ट कर देते हैं, एडवर्टीजमेंट दे देते हैं, बाकी सारी चीज़ें। अगर एचआर नहीं है तो कंपनी को पता ही नहीं है कि फ्यूचर में उसे जब नीड होगी मैन पावर की, कोई जैसे कोई फैक्ट्री है बोतलों की, तो उसे पता ही उसे उसकी नीड्स का कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में उसे कब उसे बंदे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में अचानक बंदे ज्यादा चाहिए होते हैं, तो वहां तो गड़बड़ हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी कि अब कैसे पूरे करें बंदे। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस तरह मैन पावर की प्लानिंग ही नहीं हो पाएगी, मैन पावर का कोई प्लानिंग का सिस्टम तरीका ही नहीं होगा वहां पे कुछ भी नहीं होगा, पता ही नहीं है, बस ऐसे ही हर रोज का काम चल रहा होगा। तो जब एचआरएम नहीं होगी तो सबसे बड़ी जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जो प्रॉब्लम है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स का ही हमें नहीं पता होगा, एनालिसिस ही नहीं होगा। तो अगर एचआरएम है तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कि कि हमें किस टाइम कब कितनी मैन पावर चाहिए, और उसके लिए हमने क्या प्लान बनाना है। क्या हमने शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, हमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। तो इस तरह यानी एचआर हम ये कह सकते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये फुलफिल करती है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को। ये भी लिख सकते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि एचआरएम, आप इस तरह भी लिख सकते हैं हेडिंग बना के ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और नीचे फिर आप उसकी इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें किस टाइम कितने एम्प्लॉयज की कब नीड होगी। तो ये सारे हम काम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में करते हैं। तो इस तरह आप एक हेडिंग, यही जो आपने पीछे पढ़ी है हेडिंग, वहां से भी ले सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ऐसे लिख के, नीचे आप जो है वो ऐसे डिटेल लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताई है आपको, या फिर ये वाली चीज़ भी आप इस तरह की आप हेडिंग बना सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट है वो फुलफिल करती है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। तो ये एक मैंने यहाँ बना के दिखा दिया आपको। तो इस तरह अब एचआर अगर नहीं है तो रिक्रूटमेंट का जो अमल होगा वो कैसे होगा, उसका कोई तो तरीका कार ही नहीं होगा। रिक्रूटमेंट कहते हैं उर्दू में भर्ती को, तो ये भर्ती वाला यानी यहाँ लिखा हुआ है प्रॉब्लम इन रिक्रूटमेंट, भर्ती में प्रॉब्लम होगी। अब कोई सिस्टम ही नहीं होगा, कैसे एनालाइज करना है, मतलब कि कैसे स्क्रूटनी क्या होगी, क्राइटेरिया सिलेक्शन मेथड क्या होगा, कुछ भी नहीं पता। बस ये है कि बस बंदों को बुला लो और भर्ती कर लो। सही बंदा कैसे आएगा, बिल्कुल राइट जो उसके लिए उस जॉब के लिए बिल्कुल सही, राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम विद राइट स्किल, ठीक है, एंड वी कैन चूज हिम राइटली विद द राइट वे। वो कैसे हो पाएगा, वो तो तब होना था जब एचआरएम होती। तो यानी कि एचआर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें प्रॉपर रिक्रूटमेंट जो है वो उसका प्लान कर पाते हैं, और साथ प्रॉपर रिक्रूटमेंट की प्लानिंग रिक्रूटमेंट का अमल प्रोसेस कर पाते हैं, राइट पर्सन को रिक्रूट कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें ला पाते हैं सिर्फ एचआर की मदद से। तो इस तरह ये एक दूसरी मैंने आपको बता दी। इस तरह अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो, सॉरी एचआरएम नहीं होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ना वहाँ पे कोई ट्रेनिंग का अमल होगा ना कोई डेवलपमेंट का। तो यानी अगर एचआरएम होती तो उसकी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी। तो इस तरह जैसे मैंने आपको ये तीन बताए हैं, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ये एचआरएम प्लानिंग में आ रहे हैं सारे। तो इस तरह आप पेपर कह रहा हूँ सॉरी, आप अभी जो आपके पास डायरी में पेपर है रजिस्टर में, वहां पे एक तरफ आप प्रॉब्लम्स लिखते जाएं कि विदाउट एचआरएम, ये सिर्फ आपने ब्रेन में सोचनी है, पेपर में ये नहीं लिखनी। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस तरह हेडिंग इसकी लिख दीजिएगा कि विदाउट एचआरएम हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे फिर आप नीचे लिख सकते हैं कि विद एचआरएम, सॉरी, इम्पोर्टेंस क्या है एचआरएम की, फिर इम्पोर्टेंस में इन्हीं प्रॉब्लम्स का जो जवाब है फिर इम्पोर्टेंस में आप लिखते जाइएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से एचआरएम इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। पहले आपने जहन में एक प्रॉब्लम बना लेनी है, अगर एचआर ना होती तो ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है, फिर इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है एचआरएम क्योंकि ये इस प्रॉब्लम को हल कर रही है।
ठीक है, इसके मैं एक नोट्स भी अभी आपको दे दूंगा, तो वहां से भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन ये इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ ये चीज आपने माइंड में बना लेनी है। ठीक है, अभी पेपर में अभी जो रजिस्टर का पेपर है उसमें नोट कर लें। इस तरह जो है वो आपने यहाँ पे प्रॉब्लम लिखते जाना है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर माइंड में बना के वहां पे लिख लेना है। फिर माइंड में इनका आंसर बना के फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखते जाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप सिग्निफिकेंस लिख पाते हैं। अब कल को पेपर होता है तो आपने जितने पीछे पॉइंट पढ़े हैं, तो आप चाहे 50 सिग्निफिकेंस लिखाएं, इंपॉर्टेंस लिखाएं। ठीक है, और अब सवाल ये आ जाता है कि जो सिग्निफिकेंस है या इंपॉर्टेंस है उसकी हेडिंग हम क्या बनाएं। तो आपके पास चॉइस है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे आप सिर्फ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीचे उसका जो है वो इंग्लिश में इंपॉर्टेंस उसका 3-4 लाइनों में जिक्र कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद जो है वो आगे कंपनसेशन मैनेजमेंट, इंडक्शन, ऐसे फिर उसका आगे आप इंपॉर्टेंस 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 ऐसे लिख सकते हैं डिटेल में। जैसे ट्रेनिंग एंड एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप हेडिंग है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और नीचे उसकी इंपॉर्टेंस लिखे। इसलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के जरिए हम लोगों को स्किल दे पाते हैं, हम काम को जो है मोर प्रोडक्टिव बना देते हैं, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो हमारे एम्प्लॉइज जो है परफॉर्म करते हैं। ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट लिख दें कि हम बेहतर जो है उन्हें कंपनसेशन पॉलिसीज बना पाते हैं एचआरएम के जरिए, उन्हें रिवार्ड और रेम्यूनरेशन दे पाते हैं अच्छी। फिर वो हमारे जो कंपनी की ग्रोथ है उसमें फ़र्क आता है, वो बढ़ती है कंपनी। तो इस तरह आपने अब ये इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस खुद लिखनी है, माइंड में अंडरस्टैंड करके कि वो चीज एचआरएम किस आपके मसले को हल कर रही है। अगर एचआरएम है तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है, अगर एचआरएम ना होती तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ना होती। तो इस वजह से एचआरएम इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, ये इसकी सिग्निफिकेंस है। अब आप जितनी सिग्निफिकेंस बना सकते हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे रिक्रूटमेंट का ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रेनिंग तक। अब जैसे एचआरएम नहीं होगी तो जॉब एनालिसिस ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं है कि किस जॉब को कौन से टास्क असाइन करने हैं। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज किस जॉब को देनी है। मतलब फॉर एग्जांपल एचआरएम ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं है कि किस बंदे ने क्या काम करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके कौन से टास्क असाइन है, कौन सा उसका टारगेट है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अब हमें पता ही नहीं किस बंदे को क्या चीज हमने देनी है, किस बंदे की क्या कैपेबिलिटीज है। ठीक है, तो इस तरह एचआरएम ही तो ये सारा बताती है, उसी में जॉब एनालिसिस का पूरा तज्जिया है, जिसमें एचआरएम बताती है कि कौन सी टास्क एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस जॉब को देनी है, और फिर वो जॉब किस बंदे को देनी है जो उनको निभाने के काबिल हो। ठीक है, तो ये सब हो पाता है एचआर के जरिए। और फिर अगर एचआर नहीं होगी तो कंपनसेशन मैनेजमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं होगा, कोई मुआवजे का, कोई बोनस का मैकेनिज्म ही नहीं होगा। ठीक है, फिर तो सेठ ही होगा कि ईद पे खुश हुआ छोटे मुलाजिम को जो है वो इतने पैसे दे दिए, किसी को कितने पैसे दे दिए, वो तो उसके ऊपर है। कोई इंसेंटिव इंसेंटिव का कोई नामो निशान ही नहीं होगा, इंसेंटिव मैनेजमेंट कैसे हो पाएगी कोई पता नहीं। पेरोल जो मैनेज करते हैं, इतना बड़ा तरीकाकार है, पेरोल और सैलरीज को मैनेज करना, वो कैसे हो पाएंगी अगर एचआरएम ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि पेरोल का, सैलरीज का, वेजेस का पूरा मैकेनिज्म होता है। हर महीने पेरोल हम पेरोल जब, जैसे मैं बता रहा था कि पेरोल जब चलता है तो पेरोल हर बंदे का उसमें हिसाब किताब होता है, तो ये एचआर ही कर पाती है। फिर तो सेठ साहब गले में बैठे होंगे, हर बंदे को हाथ से देते जा रहे होंगे पैसे। तो इस तरह से एचआरएम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पेरोल का पूरा मैकेनिज्म एचआर जो है वो ऑपरेट कर रही है, इसलिए हाईली इंपॉर्टेंट है। इंसेंटिव और बोनस पॉलिसीज डिजाइन कर रही है ताकि एम्प्लॉइज ग्रोथ इनहेंस हो, बढ़े। तो इसलिए भी एचआर इंपॉर्टेंट है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ठीक है, और जॉब एवेल्युएशन जो है वो इसलिए भी एचआर इम्पोर्टेंट है कि ये एवेल्युएट करती है डिफरेंट जॉब्स को, कि कौन सी जो इस ऑर्गेनाइजेशन में कंपैरेटिवली किस जॉब जो है वो दूसरे के मुकाबले में कितनी जो है वो वर्थफुल है, मीनिंगफुल है। अब एक छोटी जॉब है, जैसे उसका टास्क ही कम है, जैसे एक गेट कीपर है और एक बंदा जो है वो वहां पे अकाउंट्स मैनेजर है, तो ये कौन एवेल्युएट करेगा कि ये सारी की सारी जो है वो एचआरएम ही तो करती है कि गेट कीपर को इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, इसका काम कम है, ये सिर्फ गेट पे बैठता है। जो अकाउंट्स वाला है उसे सैलरी ज्यादा मिलनी चाहिए। तो जॉब एवेल्युएशन का अमल ही नहीं हो पाएगा जब एचआर नहीं होगी। तो इसलिए एचआरएम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे वो जॉब की वर्थ जो है वो उसकी जो है वो
उसे मेजर करती है, एवेल्युएट करती है कि इसे कितना कंपनसेट किया जाना चाहिए, इसे कितने पैसे मिलने चाहिए। इसलिए सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब एवेल्युएशन प्रॉपर नहीं है, प्राइवेट में कितनी वो सैलरीज देते हैं हाई, उस तरह लोगों को कंपनसेट करते हैं जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए ये सारा हाईली इंपॉर्टेंट है। एचआरएम जो है अगर होगी तो जॉब एवेल्यूएशन हो पाएगी, होगी तो बोनस और रिवार्ड पॉलिसीज बन पाएंगी, होगी तो अकाउंट्स और सैलरी सारी की सारी मैनेज हो पाएंगी। और लास्ट में इसके बाद हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अच्छा, अब जब एचआर नहीं होगी ऑर्गेनाइजेशन में तो परफॉर्मेंस का हमें पता कैसे चलेगा कि किसकी कितनी है। अगर एचआर होगी तो हम एनालाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंस। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम परफॉर्मेंस के प्लान डिसाइड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग मेजर्स हम ले सकते हैं, कैसे हमने मेजर करना है परफॉर्मेंस को, रेटिंग इम्प्लाइज को रेट कैसे करना है। इसलिए इम्पोर्टेंट है एचआरएम। एचआरएम बहुत अहम किरदार अदा करती है इम्प्लाइज की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करने में, उनको डेवलप करने में, उन्हें रेट करने में, उन्हें रिवार्ड देने में। ठीक है, तो एचआरएम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे गोल्स अचीव हो पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एचआरएम अगर होगी तो हम डिफरेंट जो है वो सेफ्टी मेजर्स इंश्योर कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एम्प्लॉइज जो है उनकी काउंसलिंग करके उनकी प्रॉब्लम्स मेंटली तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे सॉल्व कर पाएंगे अगर एचआरएम होगी। कोई झगड़े वगैरह, लड़ाई वगैरह हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो एचआरएम ही तो उन्हें रिजॉल्व करती है। अगर एचआरएम नहीं होगी तो रिजॉल्व कौन करेगा? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है एचआरएम, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को रिजॉल्व करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, एचआरएम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इम्प्लाइज को रिटेन करने में इसका बहुत ज्यादा किरदार है कि इम्प्लाइज को रिटेन करती है मुख्तलिफ तरीकों से, चाहे वो पैसे दे के, रिवार्ड दे के, उन्हें बेनिफिट्स दे के, घर दे के, बाकी चीजें दे के उन्हें। ठीक है, हॉलीडे होम्स दे के, डिफरेंट चीजों से। तो एचआर ही तो रिटेन करती है एम्प्लॉइज को। तो एम्प्लॉइज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका बहुत किरदार है एम्प्लॉइज रिटेंशन में, इसके जरिए एम्प्लॉइज रिटेन हो पाते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं जो पीछे आपने पढ़ा, वहां से अब आपने जहन में सोचना है कि कौन सी प्रॉब्लम को एचआर सॉल्व कर रही है, वो जो सोल्यूशन है वही तो इम्पोर्टेंस है। जैसे इम्प्लाई रिटेंशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम लिख सकते हैं कि एचआरएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्प्लॉइज को रिटेन करने में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अकाउंट्स को मैनेज और मेंटेन करने में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवार्ड्स और जो है वो बेनिफिट्स की पॉलिसीज बनाने में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्कफोर्स को की प्लानिंग करने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव पाए हो पाए सही टाइम पे, इसलिए इम्पोर्टेंट है मैन पावर सही टाइम पे सही काम कर पाए, सही एनर्जीज के साथ, इसलिए इम्पोर्टेंट है एचआर। तो अब आपके ऊपर है कि आप जितनी भी इम्पोर्टेंस जो है वो उसकी लिखती जाएं। और ये बस सोच लें कि अगर एचआरएम को निकाल ले ऑर्गेनाइजेशन से तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जिस तरह टेक्नोलॉजी को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को निकाल दें, तो सेम वैसे एचआर को जब आप निकालेंगे, उस नज़र से जब आप देखेंगे तो फिर आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चल पाएगी। तो अब सर्च कर लेते हैं हम गूगल पे के गूगल क्या बताता है इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो आई होप सो कि प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। क्या वही बातें ये बताएगा जो हमने की हैं पहले, पिछले लेक्चर्स में हमने सारी पढ़ी हैं? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे एक यहाँ पे पिक्चर में वो ये बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंस इसलिए है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कि हम फार्मूलेट कर सकते हैं एचआर पॉलिसीज जो हमने पहले पढ़ा है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं एम्प्लॉय नीड्स की।
ठीक है, सोशल वेलफेयर जो उनकी होती है एम्प्लॉयज की, वो कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, एम्प्लॉय रिलेशन हम कर सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो वही बातें हैं कि हर बंदे ने अपनी जुबान में यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और मैंने यही आपको कंसेप्ट देना था कि आप सोचें कि ये प्रॉब्लम है, उसे एचआर सॉल्व कर रही है, अगर एचआर ना होती तो ये प्रॉब्लम होती। तो अगर एचआर है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि रिक्रूटमेंट का अमल हो रहा है, सिलेक्शन का हो रहा है, हायर का हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग का हो रहा है, डेवलपमेंट का हो रहा है, जॉब इंडक्शन इंडक्शन हो रही है, एवेल्युएशन हो रही है, एनालिसिस हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये हम सारी चीजें कर पा रहे हैं, प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग हो पा रही है, कंपनसेशन हो पा रही है, सैलरी मैनेजमेंट हो पा रही है, सारे वही पॉइंट जो हमने पीछे फंक्शन में पढ़े हैं, उसे सिर्फ आपने इम्पोर्टेंस बना के लिख देना है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है इम्पोर्टेंट, जो फंक्शंस हो रहे हैं वही इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट फंक्शन है ना। अब यहाँ पे भी देखें इन्होंने 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि फार्मुलेट हो पाती हैं पॉलिसीज, इम्प्लाइज की नीड्स हमें पता चल पाती हैं, ठीक है, लेबर के साथ रिलेशन बेहतर हो पाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की हो पाती है, उनकी जो है वो सोशल वेलफेयर हो पाती है, कंपनसेशन एंड बेनिफिट जो हमने पढ़ा है। तो कुछ भी यही चीज है इंपॉर्टेंट कि कितनी इंपॉर्टेंट है एचआर। एचआर अगर ना हो तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चल पाए, उसके उसे चलाने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर सिस्टम होने का कितना इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे इन्होंने 5 इंपॉर्टेंस दी हुई है टॉप, ये तो फंक्शंस हैं, कोई और देख लेते हैं। अब देखें यहाँ भी इम्पोर्टेंस में उन्होंने कहा कि हम पॉलिसीज बना पाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, सोशल वेलफेयर कर पाते हैं। तो हर बंदे ने जो है वो अपनी जुबान में लिखा हुआ है, तो आप भी जितनी मर्जी अपनी लैंग्वेज में अपने नजरिए के साथ लिख सकते हैं कि इसलिए जो है वो एचआरएम इम्पोर्टेंट है, कि वो ये हाल कर पाती है, ये काम कर पाती है एचआरएम। अब यहाँ पे अगर देखें तो वो जैसे इन्होंने दिया हो रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो इस तरह आप भी चाहे हेडिंग के पॉइंट दे दें या फिर लफ्ज वहाँ पे लिख दें कि इम्पोर्टेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो पाती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो पाती है। तो आप सारे फंक्शंस वाले सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पे दे के आगे जो है इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, या फिर पीछे थोड़ा बहुत लफ्ज चेंज करके जो है वो इम्पोर्टेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लफ्ज चेंज करें रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का, तो हम कह सकते हैं कि अफेक्टिव या एफिशिएंट जो है वो, या राइट राइट रिक्रूटमेंट, राइट पर्सन की हम रिक्रूटमेंट कर पाते हैं, ठीक है, राइट वर्कर्स की या राइट मैन पावर की हम रिक्रूटमेंट कर पाते हैं एचआर की मदद से, राइट टाइम पे हम ट्रेनिंग दे पाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है एचआर लोगों को। ठीक है, तो एम्प्लॉयज के साथ हम रिलेशनशिप्स अच्छे बना पाते हैं एचआरएम के जरिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप्स को इफेक्टिव बना देती है। तो इस तरह से आप सारी फंक्शंस वाली हेडिंग दे के आगे लिख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ये है एचआरएम की। क्योंकि वो जो फंक्शन है, जो काम है, वो भी तो किसी ना किसी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एचआर में कोई काम फजूल तो नहीं हो रहा, इम्पोर्टेंट है तो एचआर में वो परफॉर्म हो रहा है ना। वो चीज, वो फंक्शन इंपॉर्टेंट है तो परफॉर्म हो रहा है ना। जैसे रिक्रूटमेंट एक फंक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है तो परफॉर्म हो रहा है, हायरिंग एक फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है तो परफॉर्म हो रहा है, ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो परफॉर्म हो रहा है, डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो परफॉर्म हो रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से कंपोजिशन जो है वो एक पॉलिसीज बनाना, पेरोल इंपॉर्टेंट फंक्शन है, परफॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए वही चीज आपने यहाँ पे लिख देनी है।
कि इम्प्लाई रिलेशन एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इम्प्लाई रिलेशन जो है वो इसलिए एचआर इंपॉर्टेंट है कि इम्प्लाई के साथ बेहतर रिलेशन कर पाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर पाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हो पाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इम्प्लाई की प्रॉपर एवेल्युएशन हो पाती है। सो इम्पोर्टेंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने माइंड से, पीछे से चाहे हेडिंग्स उठा लें वही फंक्शंस वाली, या अपनी हेडिंग्स बना लें। अब मैंने इम्पोर्टेंस का आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। और इम्पोर्टेंस को ही सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो इंटरनेट पे भी इम्पोर्टेंस भी इस तरह हर तरह से हर किसी ने क्योंकि अपनी बनाई हुई है, तो आपको स्कैटर्ड मिलेंगे। तो अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम या सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम हमने देखी क्या होती है आज के सेशन में। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, मकसद क्या है एचआरएम का, मतलब क्यों एचआरएम, क्या मकसद है एचआरएम का, क्यों है एचआरएम। तो मकसद मतलब, तो मकसद भी, किसी भी चीज का मकसद ये होता है कि वो किसी खास चीज को, किसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को वो वो मैयर कर पाए, वो पूरा कर पाए, किसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को जो है वो चीज हल कर पाए। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम है, अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम आ जाता है, तो जहाँ पे भी लफ्ज इंपॉर्टेंट यूज हुआ है, आपने उसे काट के वहां पे जो है वो ऑब्जेक्टिव लिख देना है। जैसे कि, तो आपने कहना है कि एचआरएम का ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और स्किल इन्हेंसमेंट की जाए ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉपर जो है वो टाइमली वर्क, जो है वो वर्क फोर्स की जो फ्यूचर की नीड्स हैं उसकी प्लानिंग हो पाए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो सके, ये मकसद है। जैसे अभी हम मकसद बनाते हैं कि इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो पाए, ये मकसद है। जो है वो राइट टाइम पे ट्रेनिंग हो पाए या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो पाए, ये मकसद है। सेम वही वाली हेडिंग ले सकते हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन हो पाए ऑर्गेनाइजेशन में सही लोगों की, ये मकसद है। ठीक है। कंपनसेशन एंड बेनिफिट की पॉलिसीज बन पाए, पेरोल मैनेजमेंट जो है वो हो पाए, इस ये मकसद है एचआरएम का। इम्प्लाई रिलेशन जो है वो बेहतर बने रहे, ये मकसद है एचआरएम का। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को एवेल्युएट किया जाए, ये मकसद है एचआरएम का। तो इम्पोर्टेंस या ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो सेम ही चीज के जरिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब आप जितनी भी आप चाहे पेपर में इंपॉर्टेंस लिखते हैं, आप सोचते जाएं और लिखते जाएं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्चुअल कितनी किसको ग्रिप है। पीछे अगर किसी ने लेक्चर सुने हैं कॉन्सेप्चुअली, तो यहाँ पे सारी चीजें ही किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं। ठीक है, एचआरएम के हमने सिस्टम के अंदर जितनी भी फंक्शंस पढ़े हैं, तो अब हर एक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका बना के इंपॉर्टेंस लिखते जाएं। और फिर वही चीज ऑब्जेक्टिव है कि एचआरएम का, पहले ये चीज जरूरी क्यों है, फिर यह है कि एचआरएम का मकसद क्या है इस चीज को करने का। तो भाई ये चीज जरूरी है, यही तो मकसद है, इसीलिए तो ये जरूरी है, इसलिए तो इसका मकसद है कि इस चीज को किया जाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव या मकसद। तो वही इंपॉर्टेंस वही सारी की सारी मकसद में आ जाती है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाए, हायरिंग की जाए, कंपनसेशन की जाए, मैन पावर प्लानिंग की जाए। ठीक है। तो अब हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है आज का सेशन। तो यहाँ पे अगर किसी को क्वेश्चन है कोई, तो वो प्लीज आस्क कर सकता है। और यहाँ पे एक सेकंड सिर्फ, मैं आपको एक नोट्स दिखा देता हूँ, वहां से फिर आप उस तरह भी उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। जैसे आपके सामने है इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, के पेपर में अगर सवाल आया था सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम, तो इन्होंने इस तरह से फिर ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज एचआरएम, डेफिनेशन आप उसकी देंगे, फिर एचआरएम, फिर उसके बाद आगे शुरू कर रहे हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो यहाँ पे हम, प्लीज आमिर,
मतलब माइक कुदरती माइक बने मैं माइक जिंतन मिजाज माइक बंदा हूँ। माइक माइक तो यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा होगा व्हेन समथिंग इज मिसिंग, ये तो आप ना लिखिएगा, लेकिन इन्होंने वैसे ही इन्होंने लिख दिया। तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि विदाउट एचआरएम प्रॉब्लम हो सकती है रिक्रूटमेंट में, मोर कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रॉन्ग जॉब एलोकेशन हो सकती है, लोअर पर्सोनल प्रोडक्टिविटी, जीरो ट्रेनिंग एंड इम्प्रूवमेंट रहेगी, एम्प्लॉई एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एचआरएम ये सारे मसले मसाइल होंगे। तो फिर आगे इन्होंने इसी मसले, इन्हीं प्रॉब्लम्स को, जैसे रिक्रूटमेंट बाकी चीज़ें, इन्हीं के आगे फिर जो है वो डिटेल में लिख दिया है। जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर एचआर होगी तो अचीव कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल, और यूटिलाइजेशन हो सकी बेहतर तरीके से जितने भी वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। प्रॉपर देखें, अब इन्होंने हेडिंग सिर्फ दे दिया है, तो यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिएगा प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अमल हो पाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन वाली हेडिंग इन्होंने यहाँ पे लिख दी है। तो आप ट्रेनिंग को अलहदा भी लिख सकते हैं, ट्रेनिंग फिर नीचे डेवलपमेंट, या प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर डेवलपमेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है एचआरएम। कॉन्फ्लिक्ट जितने भी हो सकेंगे होंगे एचआरएम उसे सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या एचआरएम का तो तो एस्टेब्लिशिंग ए हेल्थी वर्क कल्चर, बेहतर एक माहौल बन पाएगा अगर एचआर होगी, तो यानी ये इंपॉर्टेंस है एचआरएम की, बेटर रिलेशन हो पाएंगे यूनियन के और मैनेजमेंट के, एलोकेटिंग द जॉब्स टू द राइट पर्सन, सही लोगों को जॉब्स मिल पाएंगी, परफॉर्मेंस बेहतर हो पाएगी, एम्प्लॉयज जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स को बेहतर तरीके से जो है वो डिज़ाइन किया जा सकेगा, और ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, ग्रो होगी। मकसद तो सारा एचआरएम का लागू करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि वो तरक्की करे। तो जब एचआरएम होगी उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो सारे इस तरह के मैयर्स देगी कि ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिवली आगे बढ़े, ग्रो करे, और आगे बढ़ सकती है लोगों के जरिए, और लोगों को बेहतर बनाएगी एचआरएम, और ग्रो करेगी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पे बताए, सो ये वाली शेयर हो जाएंगे नोट्स आपको। तो इसी तरह सेम चीज़ जो है वो आप मकसद में भी लिख सकते हैं, यानी इम्पोर्टेंस वाला जितना हिस्सा है सारा वो मकसद में भी आ जाता है। अगर किसी को यहाँ पे नहीं समझ आया तो प्लीज़ 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 मुझे बताएं। एक्सट्रीमली रिक्वेस्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे इजी ना लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये पूरा 10 लेक्चर 12 करने का मकसद ये था कि आप इम्पोर्टेंस खुद बना पाएं अपने से। तो आई होप सो आप बना पाएंगे। अगर नहीं बना पाते कोई मसला नहीं है, मुझे यहाँ पे बताएं ज़रा, मुझे आंसर करें। कोई कोई और, सारे मुझे जितने लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं 17 मुझे मैसेजेस आने चाहिए, 17 लोग मुझे जवाब दें यहाँ पे कि आपको समझ आया। इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, और इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़। सर जी, ये इम्पोर्टेंट को करेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स ऑफ एचआरएम भी कह सकते हैं सर? नहीं नहीं, किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन हम आउट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट से। तो करेक्टरिस्टिक ठीक एक हो अलग चीज़ है, खसूसियात ठीक हैं वो, ठीक हो गया। खूबियाँ। जी जी। ठीक है, ये सारी मिलती जुलती चीज़ें हैं। अब क्या हम उस लेवल को अचीव कर पा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि जिससे कि हम खुद चीजें बना पाए। पेपर में कहीं से भी कोई चीज आ जाती है, क्योंकि हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तक पहुंचना है। क्या हम उस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं? यस सर। कोई इस्तेफादा फायदा हमें मिल पा रहा है एचआरएम की सीरीज से, कि हम जो है वो इस तरह ग्रिप कर पाए ताकि हम चीजें मैक्सिमम कवर कर पाए, मैक्सिमम अंडरस्टैंड करके लिख पाए, कहीं से किस अच्छा सर।
किस चीज से भी क्वेश्चन आ जाता है, हम उसे लिख लें। जी जी। जी असलम आमिर वालेकुम जी, आमिर बलोच, सर, वालेकुम सलाम। जैसे आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और जैसे सर यूनुस हमें पढ़ा रहे हैं ना सर, एफबीआर में जॉब होता नहीं होता वो अलग बात है ना सर, लेकिन इंशाल्लाह सर एनजीओज में सीएचसी डेजिग्नेशन में हो जाएगी सर इंशाल्लाह। लेकिन मुझे बाकी बच्चों का तो नहीं पता चल रहा ना कि वो कहाँ पे है। या तो वो बाकी बच्चे सो रहे होते हैं, या फिर जो है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा, या उन्हें शर्म आ रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही बस कि वो बाकी जो जब बैठे हुए हैं इतने लोग, अभी दो तीन ही बोलते हैं और बाकी जो है वो सारे बैठे हुए हैं। तो मुझे बाकी स्टूडेंट्स बताएं क्या आपका सिचुएशन है, कहाँ तक पहुंचे हैं आप, क्या मसले मसाइल हैं सारे। बताएं, खास तौर पे यहाँ पे अगर फरहीन है तो वो बताएं कि उन्हें समझ आ रही है एचआरएम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, समझ आ रही है आपको? जी सर, बहुत अच्छा समझ आया आज का टॉपिक। सही बात है, क्योंकि मैंने आज आपके बैठ के सारे लेक्चर बैक एंड से सारे रिवाइज किए ना, तो इसलिए अब मुझे ज्यादा बेहतर समझ आया है। और पेपर की कोई सिचुएशन कब तक मुतवक्के है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल नहीं, वही लास्ट बात हुई थी, उसके बाद तो मैंने बात ही नहीं की। क्या वाकई हो रहे हैं नवंबर में पेपर? सर उनका कहना तो यही है, वो लोग बस यही कह रहे थे कि नवंबर का एंड या दिसंबर का स्टार्ट वीक है, क्योंकि कहते 1 मंथ, क्योंकि ऑलरेडी पेपर बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं हमारे। सही। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। सर वालेकुम सलाम जी। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मेरे प्रीवियस लेक्चर्स रहते हैं और मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरा। नहीं, आपके प्रीवियस क्या नाम है आपका? अमजद। तो क्या कांटेक्ट कर पा रहे हैं आप? क्या क्वेश्चन है आपका? सर पोर्टल की एक्सेस लेनी थी तो आपसे बात करनी थी, इसलिए मैंने पूरे लेक्चर नहीं सुने पिछले, तो इसलिए मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ फिलहाल, क्योंकि पीछे सारे लेक्चर रहते हैं मेरे। वो सर यूनिट से कांटेक्ट करें आप, जितने भी चीजें हैं टेक्निकल इश्यूज के हवाले से, ओके सर, ओके। वही वही सबको एक्सेस देंगे। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी जितनी भी चीजें हैं वो सर यूनिट से देख रहे हैं, तो यहाँ उन्हें वो मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी मुझे ये था कि यहाँ तक हम पहुंच जाएं तो एटलीस्ट फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले पाऊं आगे, कि अगर ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं होंगी तो हमें एचआर कभी भी अंडरस्टैंड नहीं होनी। मतलब कि हमें हमें स्टेप बाय स्टेप अगर यहाँ तक हम ना रीच हो। अब कल हम जा रहे हैं इंशाल्लाह उस पे अप्रोचेस पे और बाकी चीजों पे। अप्रोचेस है ऑफ एचआरएम एंड स्कोप ऑफ एचआरएम। And sir, what about fiscal policy and functions of federal board? वो पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे वो। All right, sir. All right. यहाँ पे नेक्स्ट कोई पार्टिसिपेंट उनका कोई क्वेश्चन हो तो। अब क्या पेपर में इजीली हो जाएगा, इम्पोर्टेंस लिख लेंगे आप? जी सर, लिख लेंगे आप इंशाल्लाह ताला। नदीम आप लिख लोगे इम्पोर्टेंस पेपर में? राशिद अली को छोड़ के समी खान, जी जहूर सर, लिख अहमद। लेंगे सर। जहूर अहमद मुझे बताएंगे, लिख लेंगे। जहूर अहमद मुझे आप बताओ। राबिया आप मुझे बताएंगे, पहले जहूर बोलेंगे अभी,
उसके बाद राबिया बोलेंगी और उसके बाद फिर जो है वो समी खान बोलेंगे। मुझे बताएं, जल्दी से बताएं, लिख पाएंगे? इंपॉर्टेंस फंक्शंस लिख लेंगे? ये फिर अब कोई इशू नहीं है, इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस और जो स्कोप है इस पे इजीली हम पॉइंट बना सकते हैं और उसको डिटेली जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप कोई ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो मुझे कहे कि हाँ मुझे पॉइंट चाहिए 10 या 12, मुझे अब कोई है के कोई भी जो डिमांड हो जिसकी? सर अब तो पॉइंट की जरूरत ही नहीं है ना, अब उस जो चीज भी है उसको बंदा सेल्फली एलाबोरेट कर सकता है। आपने इतना कंसेप्चुअली इसको क्लियर कर दिया तो उससे खुद भी बंदा पॉइंट बना सकता है। तो एक ही टॉपिक से इतने पॉइंट खुद जो है ना बंदा ड्राइव कर सकता है, वो तो अब इशू है ही नहीं। सही। जी राबिया आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी राबिया, हो रहा है कुछ, समझ आ रहा है यहाँ पे या जी नहीं आ रहा है? सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब आगे लिखेंगे। आज काफी क्लियर हो गया सर। पिछले लिए हैं सारे लेक्चर्स? जी सर। सही। फहद हुसैन अंसारी आप बताएं। फहद हुसैन, माइक अनम्यूट करें और बताएं। जी सर, लिख लेंगे इंशाल्लाह सर। नहीं हो रहा था फिर भी बता दें। नहीं सर, क्लियर है सर, मेरे लोगों से अच्छा ही थे ठीक है। बीबीए में सर। कंक्लूडिंग रिमार्क्स देंगे मिस्टर फारूक साहब एंड मिस्टर असद साहब, एंड फिर फाइनली हम सेशन को एंड करते हैं। वीवो 1907, प्लीज आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें and उसके बाद फाइनली असद साहब आप कंक्लूड करें सेशन को। और फिर हम बताएं, रिमार्क्स दें, अपना ओपिनियन, सजेशन, कमेंट्स। मिस्टर फारूक साहब प्लीज आप दें रिमार्क्स यहाँ तक जो सीरीज हमारी पहुंची है तो आज तक की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फारूक। एचआर के हवाले से जो हमारा सिलेबस है, हाँ आई थिंक हमने उसको बड़ा एफिशिएंटली हमने उसको कवर कर लिया। अब मजीद इसके लिए जो है कि जो जितना ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड और इसकी प्रैक्टिस करेगा वो उसको बेहतर होते हैं। क्योंकि चीज़ें छोटी करनी तो एवरी टाइम आपको अपनी मैजिक पे जो है वो रिकॉल करते रहना चाहिए। साथ साथ लेक्चर वगैरह रिव्यू करते रहेंगे तो ये बिल्कुल चीज़ें आपके मन सही। और असद असद साहब, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या कहते हैं? आप अब यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, अब क्या क्या माइंड की वो है, मतलब सिनेरियो है अब? तो भी और ऑनेस्ट यही था कि शुरू शुरू में जब हमने स्टार्ट लिया था तो बिल्कुल भी समझ से बाहर था। तो अब तक हम इस पोजीशन में, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो ये है कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई हैं, किसी एक सिंगल चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं है। अब सिर्फ रिवीजन करके थोड़ा बहुत चीज़ों को दोबारा से अगेन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट समझ में सब आ गया है, अब दिमाग में बिठाना है बस इसको। सही। चले हम फिर एंड करते हैं। आई होप सो कि काफी हमारा सिलेबस खत्म हो गया है। और हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर में, कल तो यूनुस साहब लेंगे, हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एचआरएम एंड अप्रोचेस ऑफ एचआरएम। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत ही इजी है, वो भी इसी पैटर्न पे हम करेंगे, आप खुद बल्कि करेंगे। तो स्कोप ऑफ एचआरएम के बाद नेक्स्ट हमारा सेशन होगा पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन पे। जो टूल्स हैं उसके आई थिंक थोड़ा ही होगा, वो भी 1 2 3 लेक्चर होंगे बस। उसके बाद हमारा एचआरएम का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो मैंने सेपरेट क्योंकि इससे किया है, तो वो उस पे भी तैयार है लेक्चर। पंजाब हुकूमत का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मे भी सर यूनुस साहब पढ़ा दें वो आपको, या मैं पढ़ाऊँ। तो बस, तो इस तरह से आई होप सो कि हम कोशिश है मेरी कि इस 25 तक की एचआरएम, 25 तक तो आई थिंक खैर नहीं हो पाएगी, अब ये हो पाए जल्दी से जल्दी। फिर फंक्शंस ऑफ एफबीआर पे 2 लेक्चर्स होंगे, मैक्सिमम 2 या 3, क्योंकि एफबीआर की भी ऐसी फंक्शन है तो वो एक सेक्शन में दिए हुए हैं, तो उसके बाद है। लेकिन मैं उसे बहुत कम्प्रीहेंसिवली आपको पढ़ाऊंगा, तो इसलिए 2 या 3 लेक्चर ही होंगे। तो फिर हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ेंगे, वो अपडेट तो चलती रहेगी एग्जाम तक, लेकिन वैसे उसके लेक्चर्स होंगे। सो
ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर हम एक दिन के वक्त के साथ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।